एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने सेल के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनल को कंप्लीट किया है। बट आज हम सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, उसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हम जानते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल के डिवीजन से, तो जैसे भी सेल का डिवीजन होता जाता है तो एक से बहुत सारी सेल बनती है। सेल बनते बनते ग्रो करती है और उससे हमारी बॉडी बनती है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस में ही सेल का डिवीजन होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसको आज हम डिटेल में समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब देखते हैं न्यूक्लियस, जब सिंगुलर हो तो इसे न्यूक्लियस कहते हैं और प्लूरल में से न्यूक्लियाई कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही प्रेजेंट होता है, एक ही न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ जो सेल्स होती है, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल सेल्स होती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो उस सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं और एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। नाउ इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे 1831 में डिस्कवर किया था। जो न्यूक्लियस है उससे कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और हमारी बॉडी उसे फॉलो करती है। तो सिमिलरली अगर एक सिंगल सेल की बात कही जाए तो सिंगल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और वो पूरे ऑर्गेनल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो कि अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल या प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी कहते हैं। नाउ इट कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। तो ये सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है, उसको ये कंटेन करके रखता है, कैरी करके रखता है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की फॉर्म में है। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे ये सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्रेजेंट होता है और ये सेल का 10% ऑक्यूपाई करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो जब भी सेल का डिवीजन होगा तो सेल के डिवीजन में क्या होता है, जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है नई डॉटर सेल्स में। तो एक जो सेल है पुरानी, उसको बोलते हैं, ये पेरेंटल सेल से जब नई सेल बनती है तो उसे इसे पेरेंटल सेल बोलते हैं और इससे जो नई सेल बनती है उसे डॉटर सेल बोलते हैं। तो जो नई सेल बनी है उसके अंदर ये डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना हेरिडिटरी कहलाता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए की फॉर्म में, उसका ट्रांसफ़र हुआ है जो भी नई सेल्स बनी है उसके अंदर। तो इस ट्रांसफ़र को जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र को ही हेरिडिटरी बोलते हैं। नाउ न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवलप। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो हम देख सकते हैं एक बार स्ट्रक्चर में, तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो दो मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ये इनर वाली है उसे बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ द सेल्स विथ न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जिस भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उस सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और विदाउट न्यूक्लियस, तो जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। Now, nucleus is present in all the cells in the body except RBCs। तो हमारी जो हमारी जितनी भी सेल्स है बॉडी के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट हमारी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। फिर भी ये क्या है, ओरिजिनेट हुई है यूकैरियोटिक सेल से। कैसे हुई है? तो हम जानते हैं स्टेम सेल जो होता है, स्टेम सेल से जब आरबीसी
बनती है तो ये कुछ स्टेजेस में बनती है। तो एक स्टेज में तो उसके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो वहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुई है। नाउ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस में हम जानते हैं कि सेल का डिवीजन होता है। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि जब सेल का डिवीजन हो रहा है, पेरेंटल सेल से जब नई डॉटर सेल्स बन रही है तो क्या होता है, एक डीएनए जो होता है तो एक डीएनए से दो रेप्लिकेशन होते हैं डीएनए के, मतलब एक डीएनए से ही सिमिलर कॉपी बनेगी डीएनए की, वो भी दो रेप्लिकेशन होता है। तो जब भी सेल का डिवीजन होगा तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने अपने मतलब कि नई सेल्स में इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने अभी देखा कि जो आउटर वाला है मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ है ये उसे बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ आप देखते हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है, ये जो गैप दिख रहा है, मतलब ये जो स्पेस दिख रहा है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। तो ये पोर्स इसलिए है ताकि ये जो सेल है उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसफर होता है, तो ये पोर्स के थ्रू ही होता है। तो इस पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। नाउ दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे सेल के अंदर हम जानते हैं कि कुछ थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी अपना एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये थिक फ्लूइड होता है। तो इस थिक फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी थिक फ्लूइड है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या एंजाइम्स या प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के हैं यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या आरएनए। तो डीएनए आरएनए या कुछ भी एंजाइम और प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है ना। थर्ड इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क दिख रहा है जाल जैसा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है उससे मिलके बना होता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन से, जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे चिपके रहते हैं और वो धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये है जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। नाउ क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में तो जो क्रोमेटिन है वो इस तरह से इरेगुलर इन शेप में होता है, लेकिन जब भी सेल का डिवीजन होता है तो क्या होता है, ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमेटिन से ही जब सेल का डिवीजन होता है तो वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, बहुत कंडेंस्ड हो जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। नाउ न्यूक्लियोलस यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कुछ आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो उस आरएनए और प्रोटीन की मदद से ही यहाँ पे राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते हैं। फिर क्या होता है, ये सब यूनिट्स जो न्यूक्लियर पोर्स है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो वो सब यूनिट जो होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं, और असेंबल होके वो राइबोसोम बना लेते हैं। तो इस तरह से ये राइबोसोम बनाता है, और न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। इन स्ट्रक्चर को अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे ना। न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को वन बाय वन समझते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। तो क्या होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। तो हम जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
तो इसकी दो लेयर्स होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो डायग्राम में देखते हैं एक बार। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन है ये, और मेम्ब्रेन की दो लेयर है। तो ये जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इनर वाली लेयर है उसे कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ आउटर लेयर कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर जो लेयर है वो क्या करती है, कंटिन्यूस में होती है, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये कंटिन्यूस में होती है। नाउ पेरीन्यूक्लियर स्पेस कंटिन्यूस विद द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये गैप है या जो ये बीच में स्पेस दिख रहा है उससे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो कंटिन्यूस में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ल्यूमन है। तो ये जो ल्यूमन दिख रहा है उसके साथ ये कंटिन्यूस में है। तो हमने देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस कंटिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के साथ। नाउ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच्ड है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेमिना इसके साथ अटैच्ड होती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, हम देख सकते हैं, उसके साथ जो ये न्यूक्लियर लेमिना है, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है लेयर, वो न्यूक्लियर लेमिना है जो कि इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। तो न्यूक्लियर लेमिना होता क्या है, अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर्स दैट आर लिंक्ड टू द इनर मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स और फाइबर्स का ये मतलब ये बहुत सारे प्रोटीन्स और फाइबर्स से मिलके बना होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। नाउ इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर लेमिना क्या करता है, ये अटैच्ड होके पूरी इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होके कंटिन्यूस में ये न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरा स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस इन नेचर होती है, उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कि न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो ओपनिंग दिख रही है लेयर्स के मतलब मेम्ब्रेन्स के बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं कि जो सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं वो न्यूक्लियर पोर्स से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर्स से, तो जैसे मेनली यहाँ पे तो आरएनए है या फिर जो भी राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं या कोई भी मैक्रो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ से पास होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, गार्डेड इन लाइंड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स है इसकी पेरिफेरी पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो चैनल्स की तरह काम करते हैं या गार्ड की तरह काम करते हैं। जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको कुछ ही सब्सटेंसेस को यहाँ पे, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको यहाँ से पास होने देते हैं या ट्रांसपोर्ट होने देते हैं। तो जो भी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ मतलब कुछ सब्सटेंसेस यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे, या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जब भी ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लगती है। तो एनर्जी जब लगती है तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट होगी और वहाँ पे एनर्जी लगेगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो जैसे सेल में हम जानते हैं एक फ्लूइड साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर अलग फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है फ्लूइड उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, हाईली विस्कस फ्लूइड, ये थिक फ्लूइड होता है। जो भी ये फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या करता है ये, सराउंड क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो ये क्रोमेटिन जो दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये पूरा नेटवर्क है उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। तो उसको ये सराउंड करके रखता है, और जो ये न्यूक्लियोलस है उसको ये सराउंड करके रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स एंड मैनी सब्सटेंसेस सच एज न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम्स।
तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर की क्रोमेटिन रहता है और मैनी सब्सटेंसेस सच एज न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम। तो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स से ही डीएनए बनता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, देन डीएनए से आरएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है डीएनए और आरएनए का। और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का, जब रेप्लिकेशन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम और जो ये प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? अ थ्रेड लाइक मटीरियल मेड अप ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम देख सकते हैं थ्रेड लाइक, और जो ये नेटवर्क है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और ये कैसे बनता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन प्रोटीन के अटैचमेंट से ये क्रोमेटिन बनता है। तो कैसे होता है ये हम देखते हैं यहाँ पे। ये है एक हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एक ऑक्टामर होता है और ये डीएनए है। तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। तो डीएनए और जब हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर जो डीएनए है वो इस तरह से कॉइल्ड हो जाता है। तो जब ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बन गया। अब क्या होता है, इस तरह के 6 न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं। तो इस तरह के जब 6 स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, मतलब कि 6 न्यूक्लियोसोम जब मिल जाते हैं तो वो एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं सोलेनॉइड। ये 6 न्यूक्लियोसोम मिलके उन्होंने एक सोलेनॉइड बनाया। अब क्या होता है, बहुत सारे सोलेनॉइड मिलके, मतलब n नंबर ऑफ सोलेनॉइड मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये इस तरह से क्रोमेटिन बनाते हैं। यही है कि ये दोनों आपस में पहले मिलते हैं, फिर क्या होता है, इस तरह की प्रोटीन के ऊपर ये कॉइलिंग कर लेता है डीएनए, इस तरह से ये अटैच हो जाता है। देन 6 न्यूक्लियोसोम इस तरह से आपस में अटैच होके सोलेनॉइड बना लेते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सोलेनॉइड मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। तो इस तरह से पूरा क्रोमेटिन का नेटवर्क बनता है। Now, just before cell division, the chromatin condenses to form chromosome. अब क्या होता है, सेल डिवीजन से बिल्कुल पहले क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है, तो ये क्रोमेटिन नॉर्मल तो क्या होता है, ये इरेगुलर इन शेप होता है। बट जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है तो एक क्रोमेटिन क्या होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, कंडेंस्ड हो जाता है। तो उस फॉर्म को कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये सेल है, सेल के अंदर ये इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम बना लेगा। तो ये इस तरह से क्रोमोसोम सेल के अंदर बना लेते हैं, हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमेटिन, और ये क्रोमोसोम बना लेंगे जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। नाउ क्रोमोसोम को देखते हैं एक बार। All the dividing cells of the body except reproductive cell contain 46 या 23 pairs of chromosome। जितनी भी डिवाइडिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी में उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है या सेक्स सेल्स होती है और गैमेट जिसे बोलते हैं, कंटेंट ओनली 23 सिंगल क्रोमोसोम। वो सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम को ही कंटेंट करती है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, तो बाद में फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये सिंगल क्रोमोसोम होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। नाउ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, स्मॉल राउंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्मॉल राउंड और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में। कंटेंट्स आरएनए एंड सम प्रोटीन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। तो ये आरएनए कहाँ से आता है, न्यूक्लियोलस में। तो जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो क्या होता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
तो डीएनए से आरएनए ही बनता है और बाद में ही आपके आरएनए स्टोर हो जाता है न्यूक्लियोलस में। अब आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाते हैं। फिर ये सब यूनिट्स और आरएनए बाद में न्यूक्लियर पोर से यहाँ बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। देन ये राइबोसोम के सब यूनिट्स बाद में फ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ तो ये आउटर मेम्ब्रेन पे आते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो सारे जो सब यूनिट्स हैं वो बाद में फ्यूज हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आगे ये सब हम ट्रांसक्रिप्शन और ये डिटेल में समझेंगे। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होते हैं, पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज। तो हम जानते हैं न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल या फिर प्रिंसिपल ऑफ द सेल होता है। तो जो भी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको ये कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस या ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन जिसमें सेल डिवीजन होता है। तो हमने प्रोटीन का सिंथेसिस देखा था अभी कि यहाँ पे आरएनए प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, राइबोसोम के सब यूनिट बनाते हैं, देन वो बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। देन वो सब यूनिट जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है तो वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। नाउ ग्रोथ। तो जैसे जैसे सेल का डिवीजन होता है, जैसे भी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। तो एक सेल से फिर वो सेल का डिवीजन होगा, देन वो इस तरह से डिवीजन हो के वो ग्रोथ करती है। तो इस तरह से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नाउ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही है, सेल डिवीजन, कि कैसे एक सेल से डिवाइड होके ये और सेल बनाएगा, देन ये फर्दर डिवाइड होके इस तरह से सेल का डिवीजन करेगा। तो इस तरह से जैसे मदर सेल से मतलब ओवम से और यहाँ पे स्पर्म से, तो ये गैमेट आते हैं, देन ये फ्यूज होते हैं, देन एक सिंगल सेल जाइगोट बनाते हैं, देन आगे ये फर्दर डिवाइड होके, देन और फर्दर डिवाइड होके ये पूरा ये सेल डिवीजन करते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में भी ये न्यूक्लियस इस तरह से फंक्शन करता है। नाउ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आरएनए का सिंथेसिस जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है ये, जो भी क्रोमेटिन और ये प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए से ही आरएनए बनता है, क्योंकि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के सब यूनिट्स का फॉर्मेशन भी करता है। हमने देखा कि जो भी आरएनए बनता है डीएनए से वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस में, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है यहाँ पे न्यूक्लियोलस में। दोनों मिलके राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाते हैं, देन न्यूक्लियर पोर से वो बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, देन वो सब यूनिट्स बाद में फ्यूज होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, देन वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। नाउ कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन थ्रू जीन्स। तो सेल डिवीजन को कैसे कंट्रोल करता है, तो ये जीन्स के थ्रू ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये डीएनए है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए के ऊपर यहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जो जीन होते हैं कैसे होता है, जो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब कि जो ये तीन जो है ट्रिपलेट या कोडोन जिसे कहते हैं, वो एक जीन बनाता है मिलके, उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है। तो वो मैसेज क्या करता है, वो बाद में मैसेज पहुंचाता है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, कि इस पे मैसेज लिखा होता है कि अब स्टॉप करना है सेल डिवीजन को। इस तरह से ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जीन के ऊपर ही वो मैसेज लिखा होता है, मतलब मैसेज होता है, देन वो बाद में सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसको इस तरह से कंट्रोल करता है स्टॉप करके। नाउ स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। देन जब भी सेल डिवीजन होता है तब ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे मदर सेल है ये, तो यहाँ पे डीएनए है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन आगे जब वापस
न्यू सेल का डिवीजन होगा डॉटर सेल में, तो ये डीएनए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। देन जब फर्दर यहाँ पे डीएनए यहाँ पे जब फिर फर्दर यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे भी डीएनए का ट्रांसपोर्ट होगा। इस तरह से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से नई जनरेशन में ट्रांसपोर्ट होती है। और एक डीएनए से हम जानते हैं कि 2 नए डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।